आय का चक्रीय प्रवाह हम लोग का जो पेपर है मेजर सेमेस्टर 2 में, हमारा सेमेस्टर 2 में कितने पेपर पढ़ना है? MJ2 और MJ3, ये दो पेपर पढ़ाई करनी है। उसमें से MJ2 पेपर जो है मेरा, वो क्या पेपर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और इस समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग नेशनल इनकम टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे, वो है आय का चक्रीय प्रवाह। कभी भी क्वेश्चन आएगा, आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, है कि नहीं? आय के चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन करें। अगर ऐसा प्रश्न आता है, आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन करें, या कभी कभी ऐसा बोलता है आय के 3 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का वर्णन करें, 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का वर्णन करें, ऐसा कुछ प्रश्न आता है, तो आप लोग एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि आज हम जिस भी चीज़ों को देखेंगे, आज के क्लास में जिन चीज़ों को देखेंगे, आप उतना इस आय का चक्रीय प्रवाह का प्रश्न आता है तो आप कम से कम इतना लिखकर जरूर आइए। क्लियर है कि नहीं? एकदम इतना लिखकर आना है। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? सिंपल है। मान लीजिए, समझिए, ये है, ये कोई व्यक्ति है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसके आंसर हम लोग लिखने की ओर जा रहे हैं, तो उस पर समझ लीजिए। और ये कोई उत्पादक है और ये कोई व्यक्ति जो उपभोग करने वाला व्यक्ति हम और आप हैं। तो अगर मान लीजिए हम ये कोई एक वस्तु बना रहा है जिसका नाम है एक्स वस्तु, और इस व्यक्ति को इस एक्स वस्तु का क्या है? जरूरत है, डिमांड करता है, उपभोग करना चाहता है। तो ये इसके पास जाता है, बोलता है कि एक्स वस्तु मुझे दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? दीजिए। क्लियर है? तो ये बोलता है ठीक है देंगे, तो इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे हम लोग? विनिमय करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो कैसे एक्सचेंज करेंगे? यहां से पैसा इधर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? तो सपोज मान लीजिए इसका कीमत 10 रुपया था, तो ये 10 रुपया यहां आ गया, तो इसके पास पैसा तो 10 रुपये चला गया। अब यहां समझिए, कल को इस व्यक्ति के पास इनकम कहां से आया होगा? ये 10 रुपये कहां से आया होगा? काम करके आया होगा। तो ये व्यक्ति कहां काम करने जाएगा? वैसा क्षेत्र जहां काम मिलता है। तो काम कहां मिलता है? फर्म में, उद्योग धंधों में काम मिलता है कि नहीं? जहां काम होता है वहीं ना काम करने जाएंगे, चाहे कृषि में काम करेंगे। तो सिंपल उसको कहते हैं फर्म सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म क्षेत्र कहते हैं जहां काम होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो सकता है, चाहे इंडस्ट्रीज हो सकता है, चाहे कोई भी सेक्टर जहां काम होता है, उसको हम लोग किस सेक्टर के रूप में जाएंगे? फर्म सेक्टर के रूप में जानेंगे। तो ये व्यक्ति क्या किया होगा? जब इस वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा, जब इस वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा, तब यही व्यक्ति जाके यहां काम किया होगा, तभी ना 10 रुपया मिला होगा। क्लियर है? हमें समझाने के लिए ऐसा बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं चीज को? तो कहीं ना कहीं अब देखिए, ये पैसा यहां गया, पैसा यहां गया, यहां गया, तो आए तो घूमते रहे ना। पैसा जो आए मेरा चक्रीय प्रवाह बना कि नहीं? देखो चक्र की ओर बना कि नहीं? तो ये हम 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात किए थे, लेकिन समझने के लिए बात हम समझाए थे। क्लियर है? अब हम लोग सिस्टमेटिक वैसे इसको यही के बारे में हम लोग आज देखेंगे। यानी अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे हम एक क्षेत्र हैं, ये है, आप हैं, हम इसको दिए, ये पैसा वहां गया। यानी कपड़ा, हम अगर कपड़ा खरीदे, कपड़ा वाले को पैसा दिए, कपड़ा ने चाय खरीदा, चाय वाले को पैसा दिया, चाय वाले ने सीमेंट खरीदा, सीमेंट वाले को पैसा दिया, तो वही पैसा विभिन्न क्षेत्र में घूमता रहेगा। क्लियर है? यानी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो पारस्परिक निर्भरता होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, उस निर्भरता के कारण जो आय का चक्रीय प्रवाह होती है उसको दिखाने का जो प्रयास करते हैं
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। तो सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन हम लोग इससे लिखेंगे, इसे समझाने के लिए किए थे। क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों की पारस्परिक निर्भरता के चित्रांकन, जिसको हम लोग रेखा चित्र में दिखाने का प्रयास करते हैं, चित्रांकन को ही आय का चक्रीय प्रवाह, या कभी कभी हम लोग कहते हैं उत्पादन का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रकों की पारस्परिक निर्भरता के चित्रांकन को ही क्या कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आय का क्या होता है, सृजन होता है। उत्पादन के साधनों को उत्पादन में योगदान देने के लिए, उत्पादन में योगदान देने के लिए आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी जब भी हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया करेंगे, तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा, उत्पादन के साधनों का जरूरत पड़ेगा। चाहे हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन करें, चाहे इंडस्ट्रीज में करें, कहीं भी करें, हमको उत्पादन के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, पहला है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साहस भी कहते हैं। तो अगर भूमि का हम लोग अगर उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए, तो भूमि को क्या मिलेगा, भूमि को पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा, लगान होगा। पूंजी को क्या मिलेगा, ये उसका आय है, पूंजी का आय है। श्रम को क्या मिलेगा, मजदूरी, इसी को हम लोग वेतन, या इसी को क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक। और संगठन, इन सबको देने के बाद मालिक जो उत्पादन का काम करवाता है, उस मालिक या संगठन या साहसी उद्यमी को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी हम क्या लिखे थे, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आय का सृजन होता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके हम उत्पादन का काम करते हैं, और उनको उत्पादन में योगदान देने के लिए उनको क्या मिलती है, आय मिलती है, जो इस रूप में डिवीजन किया हुआ रहता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए, जैसे ही उत्पादन के साधनों को आय की प्राप्ति होती है, तो वे उस आय का प्रयोग किस लिए करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं उस आय का। जैसे भूमि को लगान मिला, इसे ये आय जो मिला, इसको क्या करेंगे वे लोग, कहां प्रयोग करेंगे, उस आय का प्रयोग वे अपनी आवश्यकताओं या मांग को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च को क्या बोलते हैं,
व्यय करते हैं। अब सिंपल समझो ना जी, मान लीजिए मैं लैंड का मालिक हूं, ध्यान दीजिए, मैं भूमिपति हूं। भूमि का मालिक को क्या बोलते हैं? भूमिपति। इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉर्ड। तो मान लीजिए मेरा मेन रोड में एक जमीन है, उसमें मैंने क्या किया, एक घर बना दिया है और मैं रहता हूं कहीं और। तो जो भी मेन रोड में जो बिजनेसमैन है वे लोग आए मेरे पास, बोले कि भाई आपका जमीन वहां है, रूम पड़ा हुआ है, आप मुझे दीजिए। तो हम लोग दोनों में समझौता हुआ, बोले कि ठीक है, मुझे 4,000 रुपया महीना पे आप इस रूम को प्रयोग कीजिए। बोला बिजनेस कर, ठीक बिजनेस कीजिए, मुझे 4,000 रुपया महीना चाहिए। तो मेरे पास जो ये 4,000 रुपया आया, मैं भूमिपति, मुझे भी तो मेरी कई आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मेरा बेसिक नीड्स है। इसके अलावा मेरे बच्चे हैं, भूमिपति का जो बच्चा है उसको स्वास्थ्य, उसको शिक्षा के लिए खर्च करना है, स्वास्थ्य पे खर्च करना है, पर्व त्योहार जो भी आएगी उस पर वो खर्च करेंगे। तो यानी क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता या मांग को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। उसे पूंजीपति, कोई एक व्यक्ति है जो पैसा देता है किसी को उधार के रूप में, तो पूंजीपति है, पैसा देता है। तो ऐसे तो नहीं देता है, जब वो पैसा लौटाएगा तो ब्याज के साथ पैसा देना पड़ता है। तो उसको जो उस बिजनेस में उस पूंजीपति को पूंजी उधार देने और लेने के दौरान जो पैसा लाभ के रूप में प्राप्ति होती है, वही ना उसका इनकम हुआ। उस इनकम का प्रयोग क्या वो तिजोरी में रखने के लिए करेगा? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा जी? व्यय करेगा, उपभोग की वस्तु पर खर्च करेगा, वस्तु और सेवाओं पर खर्च करता है। तो क्या इसका मतलब क्या है? किस पर खर्च करेगा? वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर क्या करेगा? व्यय करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो इस तरह से आप देखिएगा तो इस आय के चक्रीय प्रवाह में 3 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। 3 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। क्या क्या हुआ? सबसे पहले उत्पादन की अवस्था आया होगा कि नहीं? उत्पादन की अवस्था के बाद क्या मिला? आय सृजन हुआ। आय सृजन हुआ तो क्या हुआ? उपभोग व्यय की बात आई कि नहीं? तो देखिए, ये आया, ये आया, ये आया। क्लियर है? यानी 3 तरह की अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। एक तो उत्पादन की अवस्था, आय सृजन की अवस्था, और लास्ट में व्यय की अवस्था यानी खर्च करने की बात आती है। कोई दिक्कत यहां तो? कैनी डाउट किसी को? कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। नहीं है? यानी हम एक तरह से देखेंगे, उत्पादन की अवस्था, इसको हम लोग कहेंगे फर्म या फर्म क्षेत्र या उद्योग या उत्पादन क्षेत्र। कोई दिक्कत है? तीनों एक ही चीज है। अब जो उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन के जो साधन थे, श्रमिक के रूप में, उद्यमी के रूप में, पूंजीपति के रूप में, वे लोग भी उपभोग करते हैं। यानी ये कौन है? पारिवारिक क्षेत्र, या इसको कहते हैं HHS या हाउस होल्ड सेक्टर। यहीं से ना लोग मिलते हैं, काम करने वाले लोग। उत्पादन के साधन कहां मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। जो कहां जाते हैं? इस क्षेत्र में काम करने की ओर जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो अभी तक हम लोग जो देखे उसको एक बार फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। आप एक बार ध्यान से सुनिए। आय के चक्रीय प्रवाह से तात्पर्य क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो पारस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे के अंतर निर्भरता है, उसको रेखा चित्र में जो दिखाएंगे, चित्रांकन जो करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, जिसे उत्पाद का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लाना पड़ता है। उत्पादन के साधन कौन कौन है? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। यानी उत्पादन में इनके मदद के बिना उत्पादन संभव नहीं है। जब हम इनको उत्पादन कार्य में मदद लेते हैं तो उनको उत्पादन में मदद करने के लिए जो किया है, मदद किया है, उनके लिए हमको कुछ पुरस्कार राशि देना पड़ेगा। जो उनका क्या है?
इनकम है, जिनको हम लोग साधन आय बोलते हैं। कि साधन आय के रूप में हमको क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। जो जैसा उत्पादन में योगदान देता है उसको उसे ही पैसा मिलता है। मजदूर कम योगदान देता है, कम तरीके, तो उसको कम पैसा मिलता है। मैनेजर है तो थोड़ा उसको ज्यादा मिलता है कि नहीं। जो लेबरर है उसको 300 से 400 मिलेगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा नॉलेजेबल है, थोड़ा सा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो उसको 500 रुपया है, उससे ज्यादा है तो उसको 1000 रुपया है, 2000 है। अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं। हमारे कॉलेज में भी आप देखिए, प्रिंसिपल कॉलेज में आप जब अध्ययनरत है, वहां देखिए प्रिंसिपल का सैलरी अलग है, उसका कंट्रीब्यूशन अधिक है, क्योंकि वो पूरा कॉलेज को लेकर चल रहा है, तो बहुत ज्यादा उसकी जिम्मेवारी है कि नहीं जी। समय पर आपका परीक्षा करवाना, सब चीज कराना, ठीक है। उसके नीचे हैं, उनको उससे कम मिलते हैं, उससे नीचे, तो सभी तरह का है कि नहीं। तो सबको जो भी उत्पादन के साधन उत्पादन में जैसा योगदान देते हैं उसी हिसाब से उनको पुरस्कार का राशि दिया जाता है, जिसको साधन आय कहते हैं। जब उनको साधन आय की प्राप्ति होती है तो वे उस साधन आय का प्रयोग कहां करते हैं, अपनी वस्तुओं और आवश्यकता, वस्तुओं और सेवाओं की पूरा करने में, उनको उपभोग करने में खर्च करते हैं। इस तरह से अभी जो हमने देखा, इन सभी बातों से हम निष्कर्ष ये निकलते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में 3 तरह की अवस्थाएं आ रही हैं। एक तो उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन की अवस्था, फिर आय सृजन की अवस्था, और फिर खर्च करने की अवस्था। तो ये 3 चीजें आ गई। आगे आइए अब आय के चक्रीय प्रवाह के मूलभूत सिद्धांत। आय के चक्रीय प्रवाह के मूलभूत सिद्धांत। आय के चक्रीय प्रवाह के मूलभूत सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, आय का चक्रीय प्रवाह अगर हम देखना चाहते हैं तो इसके 2 मूलभूत सिद्धांत है। कितना है सिद्धांत है? 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, जो भी आय की प्राप्ति है ना, या राशि की प्राप्ति पारिवारिक क्षेत्र को होती है, उन सभी राशि का खर्च कर दिया जाता है। अब इस बात को समझिए, जो भी आय की प्राप्ति या राशि की प्राप्ति होती है, किसको? पारिवारिक क्षेत्र को, उन सभी राशि को क्या कर दिया जाता है? खर्च कर दिया जाता है। कहने का मतलब है, अगर पूंजीपति को ब्याज की राशि जो मिली, 100 रुपया ब्याज मिला, तो 100 रुपया राशि क्या करेगा? वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देगा। मजदूर को अगर 300 रुपया प्राप्त हुआ तो 300 रुपया खर्च कर, कोई बचत नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक से अगर मौद्रिक प्रवाह होती है तो दूसरे क्षेत्रक की तरफ से वास्तविक प्रवाह होती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक से अगर मौद्रिक प्रवाह होती है, मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम होती है, तो दूसरी तरफ से क्या होती है? रियल फ्लो होती है। मौद्रिक प्रवाह को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मॉनेटरी फ्लो। सॉरी, मॉनेटरी फ्लो का स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा। एक मिनट, मॉनेटरी फ्लो है ना, और वास्तविक प्रवाह को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो आपको मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आपको जानना पड़ेगा। रियल फ्लो है ना, ठीक है। अब देखिए, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो को हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग
रियल फ्लो की हम लोग बात करते हैं। लिख लीजिएगा इसको। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर, जब वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर होता है तो इसे आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे इसको ऐसा समझो, यहां है मेरा फर्म और इधर है मेरा परिवार क्षेत्र, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग FIRM फर्म भी लिख सकते हैं और इसको हम HHS लिखेंगे, है ना, आगे हम ऐसा लिखेंगे। तो अब देखो, यहां से ये लोग यहां आते हैं काम करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? सेवा देना चाहते हैं ये लोग। तो सेवा के रूप में क्या क्या सेवा देते हैं? भूमि का सेवा देंगे, पूंजी का सेवा देंगे, श्रम और उद्यम के रूप में सेवा देंगे। तो ये दिखाई वास्तविक है, रियल है ना। यहां से इधर यहां आएंगे और काम करेंगे, उत्पादन होगा, तो यहां क्या बना के देंगे? वस्तु एवं सेवा बनाकर किधर जाएगा? परिवार क्षेत्र को। देख लीजिए एरो बोलते हैं, यहां से वास्तविक प्रवाह इधर हो रही, तो इधर से भी वास्तविक प्रवाह हो रही। इन क्षेत्र को, वस्तु और सेवाओं को बनाकर कहां से मिल रहा है? इस फर्म क्षेत्र से मिल रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब देखो, यहां ध्यान दो, जब ये लोग यहां उत्पादन साधन के रूप में काम करने के लिए आए, वास्तविक प्रवाह किए, कैसे? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम के रूप में, और यहां आकर उत्पादन का काम किए, तो इस उत्पादन काम में योगदान करने के लिए इस फर्म क्षेत्र के द्वारा किस तरह से इनको भुगतान किया जा रहा है? वस्तु और सेवा बना करके दिया जा रहा है। क्लियर हो गया? नाउ मौद्रिक प्रवाह की बात हम लोग करते हैं। अब मौद्रिक प्रवाह, मॉनेटरी फ्लो, इसमें आय का प्रवाह मुद्रा के रूप में होता है। इसमें आय का प्रवाह मुद्रा के रूप में होता है। मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय, मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय उस प्रवाह से है जिसमें अर्थव्यवस्था का उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को साधन सेवाएं जुटाने के बदले साधन का भुगतान मुद्रा के रूप में करते हैं। इसको आप देखो, यहां जो हमने लिखा उसी को हम यहां कर रहे हैं। फर्म हो गया,
हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, मान लीजिए यहां से इधर क्या जा रहा है, किस रूप में जाएगा, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में जाएगा। तो इधर से क्या जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय। क्लियर है कि नहीं? जो वस्तु और सेवाएं इधर आए, तो जब हमको ये पैसा मिला, उस पैसा को हम लोग कैसे खर्च करेंगे, यहां से जो वस्तु हम लोग को मिला था उस वस्तु के बदले में भुगतान करेंगे, उसी को ना व्यय करेंगे। तो ये देखिए मुद्रा के रूप में हुआ कि नहीं। लगान कैसे मिलेगा, रेंट 400-500 रुपया रेंट के रूप में दिया जाएगा, ब्याज पैसा के रूप में मिलेगा, मजदूरी मुद्रा के रूप में मिलेगा, यह भी मुद्रा के रूप में मिलेगा। तो हम मुद्रा के रूप में ही भुगतान भी कर रहे हैं। देख लीजिए, जब कोई वस्तु खरीदिएगा तो पैसा में देना पड़ेगा, या मान लीजिए सेवा का फायदा लीजिएगा, जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो हमको आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जिससे प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो भी तो पढ़ा रहा है, लेकिन उसको पढ़ाने के बदले में आपको क्या करना पड़ता है, सेवा का भुगतान करना पड़ता है। कैसे करते हैं, फी देके पेमेंट करते हैं कि नहीं। तो देखिए ये मुद्रा के रूप में, तो वही बात हो रही है, इसमें आय का प्रवाह मुद्रा के रूप में होता है, और मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय उस प्रवाह से है जिसमें अर्थव्यवस्था का उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को साधन सेवा जुटाने के बदले साधन का भुगतान कैसे करती है, मुद्रा के रूप में करती है, जिसको नीचे देख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अभी हम लोग देखे थे कि जो दो मूलभूत सिद्धांत क्या कहता है बाबू, बताइए तो। आय के चक्रीय प्रवाह का दो मूलभूत सिद्धांत क्या कहता है कि अगर पैसा अगर कमाए हैं तो उसको सबको खर्च करना है, ये पहला है। और दूसरा कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर हम जाते हैं तो मौद्रिक प्रवाह होती है, तो दूसरी तरफ से वास्तविक प्रवाह होती है, यही होती है, यानी दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। अब ये दोनों क्षेत्र की अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले आय के चक्रीय प्रवाह का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। इसका वर्गीकरण कैसे होता है सो देख लीजिएगा। दो क्षेत्रीय मॉडल, फिर क्या है, त्रिक्षेत्रीय मॉडल, या इसको हम लोग तीन क्षेत्रीय मॉडल भी कहते हैं। और क्या होगा, चार क्षेत्रीय मॉडल। तो ये तीन तरीके से बांट करके हम आय के चक्रीय प्रवाह को देख सकते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का वर्गीकरण क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग दो क्षेत्रीय मॉडल को देखने का प्रयास करते हैं। दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, यानी टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, अब देखिए दो सेक्टर है, एक तो होगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होगा फर्म सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से यहां कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, यहां साधन की ओर भुगतान कर साधन जाएंगे, क्या कैसे रूप में जाएंगे, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, है कि नहीं। तो इधर से क्या होगा, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होगा कि नहीं, ये तो वास्तविक प्रवाह हुआ कि नहीं। अब देखो यहां से इधर ये लोग जो काम करने के लिए आए थे, इनको क्या देना पड़ेगा,
साधन पुरस्कार देना पड़ेगा। क्या के रूप में मिलेगा इनको? क्या? हाँ, तो मुद्रा के रूप में क्या क्या किस रूप में मिलेगा? लगान, ब्याज, आप लोग भी लिखिए ऐसा, मजदूरी और लाभ। अब ये देखिए, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कहां? फर्म सेक्टर से किधर गया? हाउस होल्ड सेक्टर की ओर गया। तो वस्तु और सेवा ऐसे ही मिलेगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च, या जिसको हम लोग उपभोग व्यय बोलते हैं, यहां एक तरह से लिख सकते हैं उपभोग व्यय बोलते हैं। तो यह आय का चक्रीय प्रवाह बन गया। तो यह है दो क्षेत्रीय मॉडल। तो बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं बोल दे रहा हूं, और आप इसको घर पे एग्जाम से जरूर लिख लेंगे, अच्छा से डिस्क्राइब करके लिखेंगे, ठीक है? कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं, पहले चित्र बना लीजिए। सभी के पास समष्टि अर्थशास्त्र का कोई किताब है आपके पास? लाइब्रेरी वगैरह से कहीं से ले लीजिए आप लोग, ये किताब तो रखना ही चाहिए आपको। इंटरमीडिएट का किताब है आपके पास? 12th वाला किताब है? क्या किए? बेच दिए? क्या किए उसको, किताब को? चलिए लिख लिए, रेखा चित्र बना लिए। अब इसको एक्सप्लेन करना है, इतना बना देने से नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना क्या है? अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रवाह की बात जब हम लोग करते हैं या मॉडल को देखते हैं, तो हम अर्थव्यवस्था में मूलतः दो क्षेत्र होते हैं, एक तो उत्पादक क्षेत्र और एक उपभोग करने वाला क्षेत्र। उपभोग करने वाले क्षेत्र को हम लोग परिवार क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं, और उसको फर्म बोलते हैं। कोई भी फर्म उत्पादन करना चाहता है, या उत्पादन प्रक्रिया कहां होती है? फर्म में होती है। तो उस उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है। तो साधनों का प्रवाह, उत्पादन के साधनों का प्रवाह हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की ओर भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन के रूप में होता है। ठीक है? जब ये उत्पादन के साधन फर्म क्षेत्र में जाकर उत्पादन प्रक्रिया में काम करते हैं, प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो वहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर की ओर प्रवाह होती है। देख लीजिए रेखा चित्र, ठीक है? चूंकि उत्पादन के साधन फर्म क्षेत्र में जाकर उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, अतः फर्म क्षेत्र को उनको साधन भुगतान करना पड़ता है। और किस रूप में करना पड़ता है? मुद्रा के रूप में मौद्रिक प्रवाह होती है। लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में किधर होती है? हाउस होल्ड सेक्टर की ओर प्रवाह होती है। ठीक है? जब फर्म क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो करके हाउस होल्ड सेक्टर की ओर, क्षेत्र की ओर क्या होती है? प्रवाह होती है, वास्तविक प्रवाह। तो उसके बदले में परिवार क्षेत्र को क्या करना पड़ता है? उन वस्तु और सेवाओं को प्रयोग में लाने के लिए, उपभोग करने के लिए उपभोग व्यय करना पड़ता है। इस तरह से दिखाई पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी आय का सृजन हुई है, वो क्या होती है? क्षेत्रों के बीच में घूमते रहती है और एक सर्कुलर फ्लो बनाती है, वृत्तीय चक्राकार क्या बनाती है? रेखाचित्र बन जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दो क्षेत्रीय मॉडल, आय का चक्रीय प्रवाह। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना चीज को सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, वाक्य बना करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है? अब यहां देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे रेखाचित्र बना रहे हैं। ठीक है? ठीक है ना? मान लीजिए अभी हमने दो मूलभूत सिद्धांत देखा था कि भाई पैसा नहीं बचाना है, जो मिलेगा सबको खर्च कर देना है। लेकिन क्यों करें हम? आपके कहने से तो खर्च नहीं करेंगे ना। मान लीजिए मेरा अभी 400 रुपया हमको इनकम मिला और अभी हम 200 रुपया का जरूरत है खर्चा करने का, तो 200 रुपया नहीं बचाएंगे? क्यों नहीं बचाएंगे? अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए हमको करेंगे ही। अभी 200 रुपया में मेरा अपनी आवश्यकताओं को पूरा हम कर ले रहे हैं। 50 रुपया चावल में, 10 रुपया दाल में, 50 रुपया कपड़े में,
50 रुपया स्कूल का फी में देने में, 20 रुपया चिकित्सा में खर्च करके 200 रुपया खर्चा हो रहा है और मेरे पास 400 इनकम है, तो 200 रुपये तो बचाएंगे ही। तो बचाएंगे तो कहाँ रखते हैं? बैंक में। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए बैंक से भी प्रवाह हो जाएगा, लेकिन आप इकोनॉमी में ही घूमता रहेगा। देखिए अभी देखिए यहाँ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, नहीं था ना, तो हम यहाँ बैंक को शामिल कर देते हैं, बैंक को शामिल कर देते हैं। तो मान लीजिए हमको इनकम की प्राप्ति किसको हुई थी? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो अगर मान लीजिए हमको कुछ पैसा मेरे बच गया तो हम कहां करेंगे? बचत किए, हमारे से पैसा किधर जा रहा है? बैंक की ओर जा रहा है। और मान लीजिए बचत तो कर दिए, लेकिन अचानक किसी समय हमको जरूरत पड़ गया तो ऋण, तो यहां से क्या लेंगे? मेरा ही ना पैसा, हम ऋण के लिए है, चाहे मेरा पैसा नहीं है फिर भी हम ऋण लिए तो उसको हम ऋण के लिए ब्याज दर देंगे। क्लियर है? उसी तरह से उत्पादक क्षेत्र के पास भी अगर अधिक पैसा हो गया, साधनों को भुगतान करने के पास भी पैसा बच गया, उत्पादन प्रक्रिया में सब साधनों को लगाने के बावजूद भी पैसा बच रहा है, तो पैसा को कहां बचत करेगा? बैंक में बचत करेगा कि नहीं? और बैंक से कभी जरूरत पड़े पर क्या लेगा? तो इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कुछ पैसा बचा था यहां से घटते हुए ऐसा गया, तो देखिए इसको ऐसा समझिए, कहां पैसा घूम रहा है, कैसे कैसे जा रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन पैसा इकोनॉमी में ही है। देखो मान लीजिए हमने यहां जाके काम किया है, अभी ये जो हम बना रहे हैं इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहां काम करने गए, हमको पैसा मिला, है ना, ठीक है, पैसा मिला, इस तरह से हम काम करने गए, हमको पैसा मिला, हम उस पैसा को खर्च किए, कुछ पैसा बचा दिए, तो हम कुछ बचत कर दिए, बचत करके हम हो सकता है ऋण नहीं लिए, कोई दूसरा ऋण लिया होगा, लेकिन हमारे पैसा तो है वही है, फिर वो पैसा इधर गया होगा, ऋण के रूप में इधर गया होगा, फिर हम लोग उत्पादन करके ऐसा आया होगा, फिर कुछ पैसा इधर गया होगा, वस्तु को तो कहीं ना कहीं पैसा यहीं घूम रहा है, तो एक चक्रीय प्रवाह बन जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो वहां पैराग्राफ चेंज करके यही लिखेंगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन करना है उसके बाद लिखेंगे। अभी हम लोग 2 क्षेत्रीय मॉडल जो देखे तो उसमें बैंक की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो भी इस पुरस्कार या राशि साधन आय के रूप में राशि प्राप्त होती है उसको समस्त राशि को हम खर्च नहीं करते होंगे, तो कुछ बचत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक की इंस्टीट्यूशन आ जाने से हम उस बचत को कहां करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, और बैंक से जरूरत पड़ने पर ऋण ले सकते हैं। उसी तरह से उत्पादक क्षेत्र भी बचत करता है और ऋण ले सकता है। तो ये कर देंगे तो 2 क्षेत्रीय मॉडल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए एक चीज यहां बताना चाहेंगे, तो 2 क्षेत्रीय मॉडल हो गया, अब क्षेत्रीय मॉडल। तो हम यहां कुछ नहीं बना रहे हैं, केवल आज हम केवल आपको बता दे रहे हैं, ये आपको ही करना है, होमवर्क आप लोगों के लिए है। तो यहां हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर, यहां हो जाएगा फर्म, और एक नया सेक्टर कौन आ जाएगा? सरकार। यहां तो बैंक रहेगा ही ना, क्लियर है कि नहीं? इसको आप जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? यहां गया, यहां गया, ऐसा था ना? क्या था इसके बारे में आपको जानकारी है? हम लिख नहीं रहे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। उसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर से यहां जाएंगे, है कि नहीं? टैक्स आएगा, इधर देंगे, सरकार खर्च करती है, सब्सिडी देती है, सरकार इनसे टैक्स भी तो लेती है कि नहीं? इस तरह से ये भी अपना बचत करते हैं और समय पर ऋण लेते हैं, ये भी बचत करते हैं, समय पर ऋण लेते हैं, ये भी बचत करते हैं, समय पर ऋण लेते हैं। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं बता रहे, ये आपके होमवर्क है, इसको करना है घर पे आपको कंप्लीट। उसी तरह से जब 4 क्षेत्रीय मॉडल की बात करेंगे, 4 क्षेत्रीय मॉडल जब आ जाएगा तो एक नया सेक्टर आ जाएगा, उस सेक्टर का नाम है विश्व, है ना? विदेश को भी शामिल करेंगे। अभी तक यहां कोई विदेशी व्यापार नहीं हो रहा था, अब जब विदेशी व्यापार होने लगेगा तो यहां भी सेविंग करेंगे, ये भी बचत करेंगे, है कि नहीं? उत्पादन अगर बहुत अधिक उत्पादन होगा हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, यहां से आयात करेंगे कि नहीं? हमारे कई लोग विश्व में जाके काम करते हैं कि नहीं? अमेरिका में भी नौकरी करते हैं कि नहीं? यहां से भी लोग काम करने यहां आएंगे। देख लीजिए, तो ये एक नया क्षेत्र जोड़ देंगे तो 4 क्षेत्रीय मॉडल हो गया। तो आप लोग घर में जाकर किताब का मदद लेकर त्रिक्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल को अच्छा से चित्र बनाएंगे अलग अलग। मैं एक ही जगह बना दिया हूं, लेकिन आपको अलग अलग बनाना है। 3 क्षेत्रीय मॉडल का एक जगह एक्सप्लेनेशन करना है, 4 क्षेत्रीय मॉडल का एक जगह करना है, और आपको इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
तो आज जो हम लोग प्रश्न देख रहे थे, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन करें, तो आराम से आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इजीली आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और आय के चक्रीय प्रवाह का जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज जो हम लोग पढ़ाई किए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका घर पे जाके इसको नोट्स बना लेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करेंगे और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। जब अगले क्लास में आएंगे तो आप मुझे जरूर पूछेंगे, सर ये चीज़ को यहाँ बताए थे आप, मैं समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पुनः बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक का यूनिट 1 जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेजर 2 है, उसका यूनिट 1 हमने समाप्त कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज 3 था, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, उनके प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, मापने की विधियों का वर्णन करें, राष्ट्रीय आय कैसे मापा जाता है उन विधियों का वर्णन करें। हमने एक दिन देख लिया और आज हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा। हालांकि त्रिक्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर पे इसको बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 2 में जाएंगे और यूनिट 2 में जो भी टॉपिक है उसको हम लोग अगले कक्षाओं में देखेंगे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे और नोट्स जरूर बना लेंगे। ओके, थैंक यू।